अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। क्या हाल चाल है आप सबके, और खास तौर पे कराची वालों का मौसम के साथ साथ हमारा मूड बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ कोर्स बारिश हो रही है। ये बात जरा बात की बात है, मुझे पता है इस पे आपने दिन भर न्यूज देखी है कि जी बिजली गायब है, पानी बहुत ज्यादा भर गया है। और मैं आपको बताऊं कि जब कराची में बारिश होती है तो हमारे यहाँ एक फेस्टिवल होता है, एक खास किस्म का फेस्टिवल जो सिर्फ और सिर्फ कराची में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल का नाम है अपना घर साफ करो फेस्टिवल, क्योंकि आप बहुत कम लोगों को देखेंगे कि वो सिर्फ बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। अमूमन लोग अपने टेरेस पे या अपनी छत पे खड़े होकर एक अदद वाइपर के साथ वहां से पानी निकाल रहे होते हैं। और अगर खुदा न खासा आप किसी नशीबे इलाके में हैं और पानी घर में आ गया है, तब आपकी मुश्किल या मुसीबत दोहरी हो जाती है। इन तमाम चीजों से कतई नजर फिर भी आई थिंक कि कराए तो यानी बचपन की अगर हम अपनी बात करें तो अगस्त जैसे स्कूल शुरू होता था, वी न्यू के बारिश होगी एंड वी यूज्ड टू विश कि जो बारिश का टाइम है वो स्कूल आवर्स में हो, ताकि पीटी पीरियड में या फिर ब्रेक के पीरियड में हम उसको एंजॉय कर सके, हमारे दोस्त भी हमारे साथ हों। लेकिन फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो हम देख सकते हैं कि मौसम भी बदल गया। एक स्पेल, ड्राई स्पेल हमने अपनी हालिया पास्ट में देखा कि 5 साल तक कराची में बारिश नहीं हुई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर बारिश हो रही है तो जरा सा उसको एंजॉय कर लेते हैं। उसके साथ मुश्किलात यकीनन हैं, लेकिन अहम बात यह है कि आप अपना मूड अच्छा रखें। कल मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने अपनी बारिश वाली सेल्फीज, मॉनसून वाली सेल्फीज भी शेयर की एंड वी आर गोइंग टू शेयर सम ऑफ दोस पिक्चर्स विद यू। लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट मेरे लिए बात ये थी कि हमने घर में बनाए पकौड़े, जिसको मेरी 3 साल की नीस ने पकौड़े के बजाय कपौड़े कहा एंड शी कुड नॉट प्रोनाउंस इट। आई थॉट दैट वाज एक्चुअली वेरी क्यूट। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिसके अंदर जो मसाइल हैं जो लोगों ने कल कुछ फेस किया। और अभी तो ये शुरुआत है जी, कहा जा रहा है इस हफ्ते में शदीद बारिशों का सिलसिला रहेगा। सो लेट्स टेक अ लुक एट द प्रॉब्लम्स एंड द चैलेंजेस दैट पीपल। दिन में 2 या 3 स्पेल हो सकते हैं और फिर परसों तक है ये सिलसिला, तो भी मजीद बारिश देखने को मिलेगी। आवाम से अपील है गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें, और अगर बाहर आएं तो एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाएं ताकि किसी नागहानी आफत और हादसे से बच जाएं। जी जनाब, और सबसे ज्यादा अहम ये है कि जिस तरह हम पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू आउट बात करते रहते हैं, मेरे ख्याल में अगर इस वक्त अर्बन फ्लडिंग जैसा माहौल है, कई जगह पानी खड़ा हुआ है, तो आपको अपनी एहतियात खुद करनी है। वैसे तो हम में से ज्यादातर लोग घर में हैं, लेकिन जो लोग जरूरत के तहत घर से बाहर निकल भी रहे हैं, अगर आपकी गली मोहल्लों इलाकों में पानी भरा हुआ है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। रात के वक्त खुसूसी तौर पर ड्राइव करते हुए यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। मेक श्योर कि द वाइपर्स एंड द लाइट्स आर वर्किंग। किसी के घर अगर आप जाएं तो किसी भी आपको डोर बेल नहीं बजानी है, बिजली के आलात से दूर रहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है उनसे दूर रहिए, क्योंकि हमने गुज़िश्ता बारिशों में देखा था इसकी वजह से कई हादसा हुए थे। इस वक्त भी मेरे ख्याल में इन्हीं चीज़ों को पेश नजर रखते हुए कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है उसको तेज हवाओं का भी सिलसिला है, जिस तरह हम केबल वालों ने भी अपनी तारें डाली हुई हैं, बाकी चीजें भी हैं, तो हादसात के खदशात और उसकी उसका मुमकिन होना कई गुना बढ़ जाता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना ख्याल रख रहे हों। लेकिन बहरहाल जी, कराची आइट्स ने कल बिजली ना होने की वजह से भी कई मुश्किलात का सामना किया। आइए सबसे पहले इसके हवाले से भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा, ज्यादा बारिश हुई तो पानी भी ज्यादा आया और साथ ही सारे दावों को भी बहा ले गया। बिजली वालों की पुरानी कहानी, 2 बूंद क्या बरसा पानी के इलेक्ट्रिक का बट्टा बिठा दिया। तूफान आया था आज, रैन इमरजेंसी इनको नाफज करनी चाहिए थी इब्राहिम अजरी में, इन्होंने रैन इमरजेंसी नाफज नहीं की, पीएमटीयां गिर गई हैं, बंदे जो है 3 मुख्तलिफ हादसात में जानी नुकसान भी हुआ।
कई घरों की छतें और दीवारें गिर गईं। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, हम बात कर रहे थे कि किस तरह मुश्किलात का सामना है। प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये बारिशों का सिलसिला, ये मानसून सिस्टम अगले 2 से 3 रोज तक रहेगा और इसके लिए मेरे ख्याल में पहले ही तंबीह कर दी गई थी। कई जगह बरसाती नालों की सफाई का काम भी जारी था, लेकिन बहरहाल जी लेट्स सी, और उम्मीद यही है कि ये अब्र रहमत बनकर बरसे ये बादल, रादर देन बिकमिंग अ ज़हमत फॉर पीपल। सो बड़ा अहम है कि जी अपना ख्याल खुद भी रखें और मस्बत सोच रखें। इसी मौसम में आप कुछ लोगों को देखेंगे वो एंजॉय कर रहे हैं चीजों को, जिंदगी की, और खुसूसन जो ये धुला धुला कराची आपके सामने इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं, ट्री टॉप्स को देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स तक जाएगी। मेरा कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स नहीं है, बट इट्स अबाउट उस पॉजिटिव माइंडसेट में रहना कि इस सब के बावजूद भी जिंदगी में सुकून है। जब हम चीजों की शुक्रगुजारी की तरफ जाते हैं, जब हम इधर उधर देखें और लोगों को अपने से ज्यादा मुश्किल में देखें, तो हमें ना सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बल्कि उनकी मदद भी करनी चाहिए। अच्छा, चलें अब आपको एक कोई अच्छी खबर भी सुनाते हैं। आपको पता है कि हलीमा, द कैरेक्टर दैट वी ऑल लव आउट ऑफ हर, उन्होंने कहा है कि कोई अच्छी खबर हमारे लिए आने वाली है, और ये हम देख रहे थे कुछ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कहा जाता है दिल का मौसम अगर अच्छा हो तो बाहर कुछ भी हो रहा फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हेन यू हैव अ ग्रेट न्यूज, यानी अगर आपको कोई खुशखबरी मिली होती है, नई नौकरी लगी है, कहीं रिश्ता पक्का हो गया है, लॉटरी निकल आई है, एग्जाम्स में फर्स्ट आ गए हैं, क्या आपने नोटिस किया उस वक्त आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर पानी जमा हो गया है, बिजली नहीं है, या कोई और गड़बड़ हुई भी है लाइफ में, बिकॉज यू आर फीलिंग गुड। लेकिन इसी तरह मुझे लगता है कि जब हम मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन की बात करते हैं, उसको भी अनफॉर्चुनेटली हमने स्टीरियोटाइप कर दिया है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में उदासी को फेस नहीं करेंगे। हाइज एंड लोज हर एक की लाइफ में आते हैं। एक्सट्रीम हाइज एंड लोज इज व्हेन यू नीड टू सीक हेल्प, यानी आप हद से ज्यादा खुश और हद से ज्यादा उदास नहीं हो सकते। लेकिन सबसे पहले ये फर्क करना जरूरी है कि व्हेन डू यू नीड हेल्प and when you should not delay it। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमल कदीर, शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उनसे जानेंगे कि उदासी और डिप्रेशन में क्या फर्क होता है। अस्सलाम वालेकुम कमल। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मुझे लगता है कमल कि हम जब भी डिप्रेशन की बात करते हैं तो बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। हमें लगता है कि कोई भी शख्स अगर आकर हमसे जरा सा अपना दिल का हाल कहना शुरू करता है कि मैं डाउन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हम उसको फौरन लेबल कर देते हैं कि शायद तुम्हें डिप्रेशन है एंड यू नीड टू सी अ डॉक्टर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आम उदासी जो यानी हमने सबने लाइफ में एक्सपीरियंस करनी है, उसमें और डिप्रेशन में क्या फर्क होता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सिद्रा। एक्चुअली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारे जो डेली लाइफ है उसमें डिप्रेशन जो है वो एक इतना कॉमन वर्ड बन गया है कि लोगों को लगता है कि अगर आप लो फील भी कर रहे हैं तो वो डिप्रेशन है। आप लोगों को कहते हुए भी यही सुनिए कि आज मैं बहुत डिप्रेस फील कर रही हूँ, जबकि डिप्रेशन हमारे लिए साइकोलॉजी से क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इट्स नॉट अ लो मूड जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में हो जाता है कि सुबह उठ के आज मूड अच्छा नहीं है, आज जिस तरह आप कह रही थी कुछ किसी का ब्रेकअप हो गया तो मूड अच्छा नहीं है अगले एक हफ्ते, यू नो। सो ये डिप्रेशन नहीं है। एक्चुअली डिप्रेशन के 2 क्राइटेरियाज होते हैं। एक के ये जो एक डिप्रेस पर्सन का मूड अच्छा और बुरे के बीच में फ्लक्चुएट नहीं करता, ठीक है। उनका हम कहते हैं 2 तरह के डिप्रेशन डिसऑर्डर्स हैं जो प्रेजेंट हैं हमारी डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज में। एक है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और दूसरा है डिस्थीमिया। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर पर्सन को बहुत सीवियर डिप्रेशन होता है जिसके अंदर वो मोर देन 4 सिम्टम्स मीट करता है फॉर डिप्रेशन, और ये 2 वीक से लेके कुछ महीने तक भी इलाज कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है वो ऐसी होती है कि शायद वो कुछ ना कर पाए। मतलब ये नॉर्मल लो मूड है, ये वो मूड है जहाँ शायद सुबह ब्रश करने से लेके सुबह एक चाय का कप पीना, बेड से उठना, कोई भी काम करना, कोई भी गोल ओरिएंटेड काम करना, लाइक चेंजिंग क्लोथ्स, टेकिंग अ शावर, ये सब उनसे नहीं हो पाता विद इन दोस 2.5 वीक्स। बिल्कुल। कमल, इफ आई मे इंटरप्ट यू, लेकिन फिर थोड़ा सा बताइएगा कि हम जो एक और आजकल सुनते हैं तो गूगल अच्छा माशाल्लाह हर चीज पे एक आर्टिकल मौजूद होता है, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाई फंक्शनिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन। क्या ऐसा भी मुमकिन है? क्या अब इसमें शाखें भी हैं? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, कामयाब, मशहूर लोगों ने जब हेल्प सीक आउट की तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था, मिसाल के तौर पर दीपिका पादुकोण,
उनका उन्होंने बहुत सारी मूवीज भी की, शी वाज सक्सेसफुल, शी वाज कैरिंग ऑन हर वर्क, बट इनसाइड शी वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। जो आप अलामात बता रहे हैं, तो ये फिर मशहूर लोग, कामयाब लोग अपनी डे टू डे काम कैसे कर पाते हैं व्हाइल दे आर स्ट्रगलिंग विद डिप्रेशन? देखिए, उसमें दो चीजें हो सकती हैं सिद्रा। एक के आप उनको कंटिन्यूसली, ठीक है, यू नॉट लिविंग विद देम। कभी कभी क्या होता है कि ये लोग, मैंने कहा 2.5 वीक्स 3 वीक्स के लिए फेज लास्ट करता है। अब क्या होता है, ये उस टाइम में शायद ये बहुत डिप्रेस फील करते हैं, पर जब आप इनको देखते हैं तो वो उस फेज में नहीं होते, तो हो सकता है फेज हम लोग, तो उस फेज में शायद वो आके टीवी पे बैठेंगे भी नहीं, तो उस फेज में हो सकता है उनको डिप्रेशन नजर नहीं आता, और जब वो नॉर्मल फील कर रहे होते हैं, दैट इज व्हेन दे कम फॉरवर्ड और ये सब चीजें लोगों को बताते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं। दूसरा ये हो सकता है, मैं जी बताइए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। डिसऑर्डर है जिसको हम डिस्थीमिया कहते हैं। डिस्थीमिया एक्चुअली होता है लोअर लेवल का डिप्रेशन, लेकिन उसकी टाइम ड्यूरेशन है। उसको डायग्नोज करने के लिए तो लो मूड शो करना चाहिए फॉर मोर देन 6 months इन अ ईयर, ठीक है। सो आप पूरा 1 साल वेट करना पड़ता है उस पर्सन को डायग्नोज करने के लिए विद डिप्रेशन। तो उसमें एक्चुअली आप पैटर्न समझ सकें, बिल्कुल सही। तो उसका पैटर्न समझें, लेकिन लोगों के लिए आम फहम बनाने के लिए वो जो 2 हफ्ते का पीरियड डॉक्टर कंवल कह रही हैं, इसमें हो सकता है आपको जरूरत से ज्यादा भूख लगे या बिल्कुल भूख ना लगे, आप जरूरत से ज्यादा उदास फील करते हुए रोएं या आपको बिल्कुल रोना ना आए। इसके अलावा अगर आपको नींद के पैटर्न को भी अपना नजर रखनी चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है या आप रात भर जाग रहे एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया। एक और चीज जो डॉक्टर कंवल आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट शुड बी दैट पॉइंट जब आपको एक्चुअल प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, काउंसलर, थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है? सिद्रा, देखिए, सबसे पहले तो हमारी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में होता है फेलियर टू फंक्शन एडिक्वेटली। अब इस टर्म का मतलब क्या है कि आप जिस तरह से फंक्शन करते थे अपनी डेली लाइफ में, आप वैसे फंक्शन नहीं कर पा रहे। इसमें कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं, आपका और मेरे फंक्शनिंग लेवल में ही फर्क हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनकी डेली रूटीन में ऐसा कुछ इतना खास होता भी नहीं है, सुबह उठते हैं, टीवी देखते हैं, मतलब हम जब एक तो पहली बात देखिए सिद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपने आप को सेल्फ डायग्नोज करना बंद करें, ठीक है। डायग्नोज ऐसी चीज नहीं है जो आप घर बैठ के या आप एक फ्रेंड जिसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है वो आपको कह दे, आप उस डायग्नोसिस को अपने ऊपर हावी कर ले, फिर आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप इंटरनेट इस्तेमाल करें, आप 6 सिम्टम्स और निकालें और फिर आप कहें ओह मुझे तो डिप्रेशन है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज, अगर आपको कोई भी शक है ना अपने ऊपर कि आई एम नॉट, कि मैं सही नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं थी, अब मुझे कुछ हो गया है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो प्लीज मेरे साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल है आउटसाइड, हम ट्रेन्ड हैं। देखिए, हम इतने सा डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज डिप्रेस्ड एंड नॉट डिप्रेस्ड, ठीक है। वैसे अच्छा कंवल, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जिस तरह हम कहते हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कुछ ऐसे मौके हैं जिसमें अगर आप उदास ना फील कर रहे हो तो अब आप अबनॉर्मल हैं, लाइक मिसाल के तौर पे इफ यू सफर्ड अ मिसकैरेज, अ रिलेशनशिप ब्रेकअप, या आपका कोई लव वन की डेथ हो जाती है, वो ग्रीफ पीरियड तो बड़ा नॉर्मल है। उस वक्त बहुत अच्छा फील ना करना, मलाल में होना, ग्रीफ में होना, ये बड़ा नेचुरल है। इसका फर्क जरूर लोगों को बताएं कि व्हेन इज इट नॉर्मल, यानी कितना ग्रीविंग पीरियड अपने आप को किसी भी ऐसे मौके पे देना चाहिए, और उसके बाद इफ यू स्टिल नॉट फीलिंग बेटर देन यू शुड सीक हेल्प। एक्चुअली सिद्रा, उसके लिए 6 months का पीरियड कहते हैं हम, बेरीजमेंट कहते हैं उसको, कि 6 months में, एंड बेरीजमेंट इज अ लॉस ऑफ अ लव्ड वन। लॉस का मतलब होता है डेथ, ठीक है। डेथ और सारे केसेस में 6 months जो है उसमें कोई भी सिम्टम होना जिसमें सिर्फ डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी भी हो सकता है, साइकोसिस भी हो सकता है, जहाँ उनको हेलुसिनेशन और डिल्यूजन डेवलप हो जाए कि जो लव वन है वो भी जिंदा है, ये सारी चीजें 6 months तक हम कोई डायग्नोसिस नहीं करते उस पर्सन का। अगर 6 months गुजर जाए और किसी वो पर्सन वो सिम्टम शो कर रहा हो तो आप उनको किसी और कैटेगरी में डायग्नोज कर सकते हैं। सही। लास्टली, एनी टिप्स फॉर पीपल जो वैसे उनको ब्लूज आ रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो कोई डिप्रेसिव स्टेट नहीं है, बट वो अपने आप को थोड़ा सा ब्लू फील कर रहे हैं, तो व्हाट शुड दे डू? देखिए, मेरी एक रिसेंटली क्लाइंट है, शी इज अ यंग गर्ल एंड आई एम डूइंग हर थेरेपी। आजकल पता है सिद्रा, मसला क्या है कि हम सब घर पे हैं, ओके, वर्क फ्रॉम होम है, हर चीज घर पे है, घर की सेटिंग भी बहुत लो मूड और डिप्रेशन कॉज करती है। सबसे एक टेक्निक जो सबसे इजीएस्ट है, मैं आपको बता देती हूँ, सब लोग अपना डेली रूटीन बना लें। पेपर, जिस तरह बचपन में हमारे पेरेंट्स नहीं बनाते थे, आप एक पेपर और पेंसिल लें, आप उठने के टाइम से लेके, और देखें डे लाइट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क फ्रॉम होम है या जो उठते ही सुबह के 3 और 2 बजे और 4 बजे है,
तो आप सोचिए आपकी बॉडी ने कितनी सनलाइट देखी। हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो सनलाइट करती है। तो प्लीज सुबह जल्दी उठना, फिर अपना डेली रूटीन बनाएं जिसमें आप टास्क डिवाइड करें कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है और फिर ये करना है। ठीक है, ये करने से होता ये है। एब्सोल्युटली, आपने जैसा कहा कि अगर आप अपने सिर्फ ये रूटीन कर लें कि सूरज के साथ अगर आपने भी उठ जाना है, दैट इज गोना सॉल्व हाफ योर प्रॉब्लम्स। एनीथिंग एल्स कमल यू लाइक टू ऐड? बट जी ये है कि आज माहौल डिप्रेसिंग है और ये बिल्कुल जायज है। मतलब मैं सब एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर दैट कमल, एंड आई वांट टू कंटिन्यू हाइलाइटिंग दिस। लेकिन वो लोग जो समझते हैं कि दे डोंट वांट टू सीक आउट काउंसलिंग राइट अवे, या वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा, अबाउट माय ओन प्रोग्राम व्हिच इज बिगिनिंग टुडे, आज से मैंने आपको 14 दिन का चैलेंज दिया है। थैंक यू कमल फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर हाइलाइटिंग दिस की इशू। 14 डे चैलेंज के बारे में बात करेंगे, बारिश के बारे में बात करेंगे, मजीद बहुत कुछ है शो में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे अभी भी पता चला है बहुत सारे लोग मेरा प्रोग्राम नहीं देख रहे होंगे क्योंकि कई इलाकों में कराची के पिछले 12 से 14 घंटों में बिजली की बहाल नहीं हुई है। वहां देयर इज नो इलेक्ट्रिक सप्लाई, और मैं बात कर रही हूँ कराची के पॉश तरीन इलाकों के हवाले से भी। इसी सब चीजों के मद्देनजर हमने देखा कि फारूक सत्तार साहब ने ना सिर्फ ही इज टेकन इट अपॉन हिमसेल्फ टू टेक इट टू टास्क, बल्कि एक धरना देने का भी ऐलान किया गया है कि इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने। आइए इसके बारे में मजीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फारूक भाई, इस वक्त सूरत हाल ये है कराची के कई इलाकों में 12-14 घंटों से बिजली नहीं है। इसकी बहाली पे काम किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कहती है कि चीजें हमारे हाथ से बाहर हैं, कंट्रोल से बाहर हैं। आपका इस पे क्या मौकफ है? पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक ने गुज़िश्ता चंद सालों में जितना अहलिया ने कराची को मायूस किया है, जितने बड़े बड़े दावे उन्होंने किए थे, और खास तौर पे जब ये सऊदी ग्रुप से अवराज दुबई बेस्ड ग्रुप ने टेक ओवर किया था, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि वो के किसी शहर में बिजली जैसी सहूलत की किसी एक कंपनी की इजारादारी नहीं होनी चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जनरेशन भी, ट्रांसमिशन भी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी। अगर ये सारी चीजें सेगमेंट और सेक्टर वाइज अगर मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव कंपनीज जिनमें मुसाबकत और मुकाबला हो, तो वो ज्यादा उस शहर और उसके सार्फिन के लिए बेहतर रहता है। लेकिन लोगों ने कहा कि जाहिर है कि उनके अब मुकद्दर में अगर एक कंपनी है तो चले शायद बेहतरी हो। उन्होंने कमिटमेंट्स किए थे, वो उन्होंने जब तक हादसात नहीं हुए उस वक्त तक तवज्जो भी नहीं थी। और मैं माफी चाहूंगी फारूक साहब, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि जिस टाइम पे के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुए उस वक्त से लेके अभी तक हम कई मामलात में बेहतरी भी देखते हैं, एटलीस्ट लोगों की सुनवाई है, कोई वहां से जवाब देने वाला मौजूद है। कई इलाके ऐसे हैं कराची के जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं की जाती क्योंकि वो वक्त पे अपना बिल जमा करते हैं। लेकिन जो इनके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आप कुंडा देख लीजिए, बिजली की चोरी देख लीजिए, लीकेजेस देख लीजिए, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक के खंभों पे फिर केबल वालों ने अपनी जो तारें लादी हुई हैं, ये तमाम मसाइल के इलेक्ट्रिक अकेले कैसे सॉल्व कर सकता है और कितनी हेवीली पॉलिटिसाइज्ड है, कहां बैकिंग है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये सारे मसाइल तो कराची जैसे पेचीदा शहर में जाहिर है कि किसी भी इस तरह की यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ेंगे। जब उन्होंने बिड किया था, जब उन्होंने कमिट किया था, जब वो आए थे, तो ऐसा नहीं था कि शहर कराची उनके लिए बिल्कुल कोई नया और अनोखा शहर और तजुर्बा हो। और हर साल वो अपनी जो फाइनेंस जो उनकी रिपोर्ट होती है सालाना, उसमें वो अच्छा खासा मुनाफा भी दिखा रहे हैं। और जाहिर है कि अपने शेयर होल्डर्स को भी इस तरह वो मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो के इलेक्ट्रिक के साथ फेलियर देखिए ना, ओवर बिलिंग है, तो उसमें रिस्पांस नहीं है। बड़ी चालाकी के साथ
जो 300 यूनिट के स्लैब वाले हैं, अगर 5 दिन उनके मीटर को लेट पड़ा जाए तो वो 300 यूनिट को क्रॉस करते हैं, अगले स्लैब के रेट्स चार्ज हो जाते हैं। 600 यूनिट वालों को 650 700 पे ले जाया जाता है, और फिर जब ये गलती पकड़ी जाती है तो इजाफी यूनिट्स अगले महीने में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन रेट हाई चार्ज हो जाता है। तो ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर का तरीका कमाना कमाना कमाना, मुनाफा मुनाफा, हर हाल में मुनाफा, ये यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी प्राइवेट हो और प्राइवेट सेक्टर उसको ले तो उससे सोचना है कि ये खिदमत भी है, इस शहर में उनका एक होना चाहिए। तो ये एक्चुअली जहाँ लोगों की जरूरत है और जहाँ लोड जो आप कह रहे हैं कि लोड शेडिंग नहीं है तो वहाँ बिल दिए जा रहे हैं ना, और जिन इलाकों में बिल्कुल ये कह रहे हैं कि बहुत सारे गैप्स हैं। एक आम तासुर ये है और बहुत सारे लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है कि सुनवाई कोई नहीं है, और ये तासुर मेरे ख्याल में और ज्यादा जोर पकड़ता जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक आवाम की फ्रीजिंग कर रही है, जितना मुनाफा कमा सकती कमाएगी। लेकिन हमने जैसे देखा हाल ही में जमात इस्लामी भी इस बारे में लोगों की तवज्जो दिला रही है, आपने भी इसका जिक्र किया। अब इसका हल क्या निकलेगा, इसके लिए इफेक्टिव एडवोकेसी कैसे होगी? एक जो धरने की आपने कॉल दी है वो कोरोना के माहौल में, बारिशों के माहौल में, ये कैसे हो पाएगा? देखिए, जो मैंने एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी उसमें कराची की कमोबेश तमाम जो ताजिर जो अंजुमनें हैं, एसोसिएशन, वो सब आई थी ऑलमोस्ट। इसी तरह मुख्तलिफ बिरादरियां, कम्युनिटीज और हर इलाके की रेजिडेंट कमेटी के लोग आए थे। इसका मतलब कोरोना के बावजूद भी हमें ये रिस्क लेने की जरूरत पड़ी, क्योंकि डॉक्टर्स और WHO कहते हैं क्वारंटाइन में, आइसोलेशन। अब देखिए, हमारी बहनें, बेटियां, वर्किंग वुमेन, ज्यादातर लोग घर पे हैं या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद है, बच्चे भी घरों पर हैं। अब अगर 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो और वो बिल भी दे रहे हैं वो जो घर वाले हैं, वो घराने, लेकिन अगर उनके इलाकों में कुछ लोग बिल नहीं दे रहे तो उसको बहाना बना के, देखें, फर्नेस ऑयल से थोड़ी महंगी बिजली बनती है। ये कोशिश करते हैं कि गैस ज्यादा से ज्यादा लेके बिजली बनाए, ये कोशिश करते हैं कि हाइडल जो नेशनल ग्रिड से पानी की बिजली इनको मिलती, पानी से बनने वाली, ये उससे काम चलाए। ये फर्नेस ऑयल को कम खर्च करें ताकि इनका प्रॉफिट मार्जिन रहे, और जाहिर है जब बिजली नहीं बनेगी तो ये जबरदस्ती आपने बिल्कुल सही कहा। पहले जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा मीडिया की तरफ से अताब आया, लोगों ने बात करनी शुरू की, तो इन्होंने फौरी तौर पे कहा कि हमें 50 MMCFD सुई सदन गैस से कम मिल रहा है। बल्कि मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताती चलूं कि जो मुआहदा कई मेरे ख्याल में दहाइयां पहले के इलेक्ट्रिक के या उस वक्त जो KESC होती थी उसके और SSGC के दरमियान हुआ, तो मुआहदा सिर्फ और सिर्फ 10 MMCFD का था, और इस वक्त अगर हम बात करें तो 240 MMCFD सुई सदन गैस इनको प्रोवाइड कर रहा है। फारूक साहब, इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम्स की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि इलेक्ट्रिक बारिश का भी सीजन है, इसमें हमने पिछली दफा तो देखा कि बहुत सारे हादसा भी हुए, लोगों ने अपनी जानें भी खोई, अपने प्यारों को खोया। इस दफा इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या आपने इनको देखा है कि इन्होंने कोई हिफाजती इकदाम को बेहतर बनाया? पहली बात तो कि इलेक्ट्रिक कोई बड़े लेवल पे कम्युनिटीज के साथ, लोगों के साथ इंगेज नहीं कर रही है। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए पहले उन्होंने काम चलाया अपने जो पब्लिक रिलेशन के जो लोग थे, लेकिन जाहिर उससे काम नहीं चला। तो जो इनके मोनिस अलवी थे वो MD खुद फिर अब आने लगे हैं। ये एक अच्छी बात है, फेस करना चाहिए लोगों को, लेकिन मोनिस अलवी ने भी आकर ये सारी बातों की तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे। जो इंस्टॉलेशन की उन्होंने गुज़िश्ता एक शहर के बच्चों को पानी खड़ा हो और करंट लगने से बचने के लिए पिछले साल कई अमवात हुए, और निपरा ने कहा कि उसमें के इलेक्ट्रिक की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अब निपरा और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो हुकूमत के 5 बड़े वज़रा पर मुश्तमिल है, उन्होंने 3 रुपया सिर्फ कराची और के इलेक्ट्रिक को इजाफे की इजाजत दी, और वो भी इतने सख्त मौसम में, इतने गर्म मौसम में लोगों की वैसी चीखें निकली, बिलों को देखकर उनके होश उड़े हुए हैं, और उस पर सितम वाला सितम। ये 3 रुपया फी यूनिट अगर इजाफा हो जाए तो फिर मेरे जैसे कोरोना की रिस्पेक्ट करने वाले जो कोरोना की पाबंदियां है, मुझे भी ये हुआ कि बाहर निकलना, तो मैं इसलिए फिर बाहर निकला। तो मेरा कहना यह है कि
ये देखें अपने अमल को कि निपरा ने कहा अकाउंटेबल होल्ड किया के इलेक्ट्रिक को, उनके किन अफसरान पर पेनल्टी लगी, कितनों को रेप्रिमांड किया गया। कोई जनवरी फरवरी में ये रिपोर्ट आ गई है निपरा की, और निपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक का फॉल्ट है। आप इजाफा तो फौरी दे देते हैं और आप रेप्रिमांड नहीं करते। तो मेरे ख्याल में अगर हुकूमत अपनी रेगुलेशन को सही करे, वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री, निपरा इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये शंघाई कॉर्पोरेशन को बेचने भी जा रहे हैं और मुनाफा हो रहा और शंघाई लेने जा रही है, तो इसमें क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट करके वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। लेकिन जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के हालात में कि आप अपने आप को अपस्केल करें, अपग्रेड करें। ये पुराने वाले प्री कोविड टाइम के आपके जो स्किल्स हैं ना वो बिल्कुल नहीं चलेंगे। और ये मेरा मशवरा उन तमाम लोगों के लिए भी है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है सिर्फ एक आवाज पे उनकी चलते रहना, लेकिन अगर उनको यही नहीं पता हो कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड और उनके पास क्या रन डाउन है, इट विल बी मेकिंग थिंग्स एंड लाइफ वेरी डिफिकल्ट। इस वक्त मेरे पास बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है कि मेरे साथ साथ कौन से मेहमान मेरे पानी के मौजूद हैं, which makes me look like an idiot because मैं आपके साथ डायरेक्ट लाइव बात कर रही हूँ। So let's start with that। मुझे ये पता है कि एक मेहमान मेरे साथ मेरा अफान, very dear friend and also a psychotherapist, she is here with me। आइए सबसे पहले उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। एंड आई मस्ट से कि इवन इन दीज टाइम्स जब यू नो लाइट आ रही जा रही है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं सही है, यू स्टिल डू अ फैंटास्टिक जॉब। आई सी यू एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद दिस, but it's amazing how you carry on. That's so kind of you। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हमने जो लोगों से बात की थी और हमारे अपने कम्युनिकेशन गैप्स उसी तरह से चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे ये बात पूछना चाहूंगी, रिलेशनशिप्स दे फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। लेकिन क्या आपको लगता है कि जेंडर वाइज देयर इज एनी डिफरेंस, यानी एक मर्द और एक खातून की जिंदगी में जब रिलेशनशिप्स अगर फॉल अपार्ट करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो फर्क है? इन यूजुअली एवरीडे लाइफ जो हम देखते हैं कि ख़वातीन जो वो ज़्यादा अपने इमोशंस पे डील करके डिसीजंस लेती हैं और काम करती हैं, और आदमी मर्द हजरात जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर अपनी डिसीजंस लेते हैं। एंड इवेंचुअली ऑल थ्रू आउट आई थिंक जब रिलेशनशिप ख़त्म भी हो रही होती है उसकी प्रैक्टिकलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं फॉर आदमी कि उसको रिलेशनशिप में रहने का कोई तुक समझ भी नहीं आता, और लेकिन उस टाइम पे फिर इमोशंस भी जवाब दे चुके होते हैं। तो और औरतों की तरफ से भी यही चीज हो रही होती है कि कि इमोशंस तो है ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी का फिर रेशियो में कहती हूँ कम होता है। सो इमोशन और प्रैक्टिकल इन दो बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा मर्द और औरत के डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप्स की गाड़ी का पहिया चलता है वो से। लेकिन व्हाट अबाउट जो सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स हैं, यानी जिसको हम समाजी रवैये कहते हैं, अगर एक लड़की की मंगनी, शादी या कोई रिलेशनशिप है तो क्या इसमें एक हकीकत एक ज्यादा बात करते हैं, या उस खातून या लड़की ने अपने सर पे ज्यादा मुसल्लम है और वो जो ऑब्जर्व करती है उसकी वजह से उसको लगता है कि ऐसा हो रहा है? इज द रिएक्शन फ्रॉम सोसाइटी वेरी रियल, या दिस इज आल्सो अ कंस्ट्रक्ट ऑफ आवर माइंड? इट्स बोथ। It's both, and I do get such people who are absolutely flabbergasted के सोसाइटी में लोग, उनके इमीडिएट खानदान वाले, इमीडिएट पेरेंट्स, हालांकि वो अपनी तरफ से तो बहुत सपोर्टिव बन रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार उनका सपोर्ट इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है, इतना ज्यादा इंट्रूडिंग हो जाता है कि उस वक्त बंदी को स्पेस देना बहुत जरूरी है। एंड बंदी के अपने थॉट्स भी फिर सिद्रा उतने ही उसको हॉन्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज आप जब एक बात किसी को बोल देते हो, जो आपके मुंह से कुछ वर्ड निकलता है या टर्म निकलता है, वो फिर अगले के साथ काफी देर तक ठहर जाता है और वो उसकी डिफरेंट कॉनिटेशंस निकाल के उसको अपने ऊपर अप्लाई भी फिर लोग करते हैं। लेकिन डेफिनेटली समाज का एक जो हम कहते हैं कि हमारे कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं और जो हमारी अपब्रिंगिंग है उसके ऊपर बेस करके लोग बहुत ज्यादा अगले का जीना मुश्किल कर देते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, और फिला आंटी ने ये बोला, फिला अंकल ने बोला, अब तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अभी तुम्हें दोबारा दूसरी शादी कर देनी चाहिए। जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो फैमिली नॉर्म्स है, बस हम उन्हीं को रखते हुए और लोगों को देखते हुए ही सारी डिसीजन उसी पर बेस करते हैं, बनिस्बत अपनी पर्सनल डिसीजन
क्या होनी चाहिए, और जो बंदी जिस ब्रेकअप के थ्रू गुजर भी रही है, जिस फेल्ड रिलेशनशिप के थ्रू गुजर भी रही है, बल्कि हम उसको उठाएं, उसको इनकरेज करें। हमारा थोड़ा सा रवैया सोसाइटी की तरफ ज्यादा होता है कि लोग अच्छा, मेरा इसके अंदर ना अपनी एम्पावरमेंट भी बड़ी अहम होती है। कई दफा हम ड्रामा में ऐसी कहानियां देखते हैं कि एक लड़की का किरदार जो बहुत कॉन्फिडेंट है, जो दुनिया में मे बी शी इज वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, वो डॉक्टर के तौर पे काम कर रही है, वो अपना बिजनेस चला रही है, लेकिन जब रिलेशनशिप और खुसूसन शादी के मामलात आते हैं तो ऐसा लगता है इंसान अपने आप को वक्त और हालात के धारे पे बिल्कुल छोड़ दिया है। सलमा जफर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, सलमा से भी बात करते हैं। सलमा, व्हाट डू यू थिंक इज द सिनेरियो? क्या वजह है? बल्कि यास्मीन भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज आल्सो इन द सेम डोमेन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग। यास्मीन, आप क्या समझती हैं कि एक इंसान जिंदगी के एक एरिया में, जैसे उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसकी एकेडमिक लाइफ है, इतना कॉन्फिडेंट है, लेकिन जहां रिलेशनशिप्स की बात आती है, एक अगर फेल हुआ तो भी खानदान वालों के, घर वालों के हाथ में बिल्कुल अपनी डेस्टिनी छोड़ दी और वक्त और हालात के हवाले अपने आप को कर दिया। ये कब होता है? एंड दिस इज क्या ये निशानी है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया है? और व्हाट इज हैपनिंग यूजुअली इन सच केसेस? अच्छा, सो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें बचपन से हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। लाइक हमें सिखाया जाता है आपने टेबल पे बैठ के खाना कैसे खाना है, स्कूल जाते हैं कितने साल, मतलब 15 से 20 साल हम पढ़ते हैं तो हम एक सब्जेक्ट को मास्टर करते हैं, जिसकी वजह से वी आर एबल टू डू बेटर इन दैट सब्जेक्ट। रिलेशनशिप काउंसलिंग की बचपन से कमी रहती है। अराउंड द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो कोई आपको शादी के लिए, बच्चे पालने के लिए, रिलेशनशिप ऑफ एनी काइंड, लाइक फ्रेंड्स के लिए, इंटीमेट रिलेशनशिप हमारे जितने मर्जी होते हैं, उसके लिए हमें कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। हमें एडवाइसेस जरूर मिलती रहती है, बट देयर इज नो फॉर्मल ट्रेनिंग। लाइक वी डोंट गो टू स्कूल एंड हमें स्कूल में नहीं बताया जाता कि अगर दो दोस्तों की आपस में लड़ाई होगी तो व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका। ठीक है, एज अ साइकोलॉजिस्ट यस वी गो थ्रू दैट ट्रेनिंग पर्टिकुलरली, which is why we are able to guide people कि ऐसे आपकी communication skills होनी चाहिए, ऐसे आपने assertiveness skills use करने, ऐसे आपने conflict से जो है वो बचना है। लेकिन हमें decision making के ऊपर बहुत कम skills दी जाती हैं। बल्कि आजकल recently मैंने भी एक program attend किया है which had 6 episodes। उसके अंदर जो है the title of the program was कि smart woman and I don't remember, it was something like ugly choices, something like that, right? कि smart women जो होती हैं हमेशा वो थोड़ी सी नॉन इंटेलिजेंट चॉइसेस ले रही होती हैं। Why? Because to become smart हमारी बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है हमें बचपन से कि आपने इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है, आपने ऐसे करना है, हमें सारे उसके डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, बट हमें रिलेशनशिप के डूज एंड डोंट्स नहीं बताए जाते। सो आई बिलीव विद अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग, यास्मीन, अगर इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेज कर लें, आई ऑल्सो दिस फ्रेंड ऑफ माइन हैड रिकमेंडेड अ न्यू बुक कॉल्ड हाउ वुमेन डिसाइड, और उसके अंदर एक चीज जब हम बात कर रहे थे, आई हैवंट गॉटन माय हैंड्स ऑन द बुक येट, लेकिन उसमें एक बात की जा रही थी कि अगर आप मर्द और औरत के डिसीजन लेने की जो तरीका है, जो पैटर्न है, उसमें एक वाज़ेह फर्क देखें तो वो ये होता है कि जब एक आदमी डिसीजन लेता है या फैसला लेता है तो वो सिर्फ फैसला ले रहा होता है, उसको सिर्फ सर्कमस्टांसेस जो सामने होते हैं, जिसको अभी जैसे हुमैरा ने कहा कि एक अनइमोशनल फैसला होता है, उसके जज्बात होते हैं लेकिन वो जज्बात हावी नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, बल्कि इसकी भी और डेप्थ में गए कि खातून के या एक लड़की के जज्बात उसके डिसीजंस पे हावी क्यों हो जाते हैं, उसकी ये वजह है कि जब भी वो फैसला लेती है उसको एक नहीं 2 फैसले लेने होते हैं। नंबर 1 वो फैसला जो सिचुएशन उसके सामने है, और दूसरा ये फैसला कि जब वो ये फैसला कर लेगी, जब वो ये डिसीजन ले लेगी तो दुनिया उसको कैसे देखेगी, दुनिया उसको कैसे जज करेगी। ये दोहरी जिम्मेदारी है, ये दोहरी जिम्मेदारी है जो आदमी के ऊपर नहीं होती। हुमैरा क्या कहेंगी? मैं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रही हो, बिकॉज इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं एक औरत के लिए कोई भी डिसीजन लेने में, बिकॉज वो जो खुद चाह रही होती डिसीजन लेना वो काफी हद तक उसके लिए ठीक रहती है, लेकिन फैमिली प्रेशर के खातिर वो इतना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि देख लो और सोच लो। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, इसकी मिसाल देना हुमैरा, जैसे अगर एक शादी खत्म होती है तो आदमी फौरी तौर पर अगर चाहे तो वो दूसरी शादी कर सकता है, दूसरी मंगनी कर सकता है, या ये डिसाइड कर सकता है कि उसने जिंदगी भर शादी नहीं करनी, एंड विल बी हैप्पी। ऑन द अदर हैंड, खातून अगर ये डिसाइड करती है कि उसने नया रिलेशनशिप शुरू करना है तो वो सोचेगी कि लोग कहेंगे कि अच्छा जी अभी अभी तो शादी खत्म हुई है, फौरन इसने दूसरी शादी कर ली। अगर वो
नहीं है, क्योंकि देखिए तो बचपन से बताया जाता है, आई ग्रो अप विद 5 brothers by the way and one of them has 2 marriages, one of them has 3 marriages. So उनको बचपन से ये बताया जाता है कि मेरा तो लड़का चांद जैसा है, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी, तुम बस अच्छे कमाते रहो, तुम्हें कोई, और वाकई मिल जाते हैं, like people in their 40s are finding people in 20s, right? And लड़की को ये कह के नहीं बताया जाता, तो हमारा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता. Like for example, if I am in my 30s, which I am, right? So maybe I am losing confidence कि मेरी पता नहीं अब कहाँ और कैसे शादी होगी. But that's a perspective. और मैं इसी चीज को टारगेट करना चाहती हूँ. यास्मीन मुझे बताएं कि आदमी को या लड़के को ये ग्रूमिंग हमारा माशरा देता है कि तुमने चूज करना है, तुम्हें रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, उसमें से तुम पसंद करो. लड़की को ये हम क्यों जहन में बिठाते हैं कि तुमने पसंद होना है, यानी somebody will come and somebody will choose you. That is where we go wrong. यानी लड़की के पास तो ये चॉइस ही नहीं है. Generations upon generations जो है वो men have been provided. So whoever is the financial provider gets most attention in the family. लेकिन अब इस generation में we are the first generation of those team of women who are changing it, right? हम एक तरह से कह लें कि हम बदलते वक्त में पैदा हुए, तो इसलिए हम एक ट्रांजिशन से गुजरे और हम as females उस ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करें कि हम भी प्रोवाइड करती हैं, we have the right to choose as well. And I believe it will take another probably 50 years to change it completely. Because I think it would be much sooner than that, Yasmin. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे and we'll talk about it. With the growing empowerment, यानी जब खवातीन सोचने और इस पर गौर करने लगी और आज की जरूरत भी बन गया है कि दोनों मर्द और औरत अपने अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं. आप एक जनरेशन पहले ही देखिए ना, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले अगर आप एक तकलीफ दे रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते को खत्म कर देना भी मायूब समझा जाता था. आज हमने एटलीस्ट इतनी एक्सेप्टेंस आ गई है कि हम कहते हैं कि जितनी अहम तुम्हारी खुशी तुम्हारी जिंदगी है, इफ समथिंग इज नॉट मेकिंग यू हैप्पी, इफ इट इज मेकिंग यू मिजरेबल, या तुम फिजिकल और इमोशनल डेंजर में हो, तो उसमें से निकल आओ. और इसके लिए हर कोई आपको सपोर्ट करता है और इसकी एक्सेप्टेंस भी आ गई है. बट ऑन द अदर हैंड दिस कंस्ट्रक्ट कि लड़कियां भी एक चूजिंग पोजीशन में होती है, ये आपका दीन आपको सिखाता है. अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, 1400 साल पहले आपको कहा गया कि मर्द की और औरत की, लड़के की और लड़की दोनों की रजामंदी होनी चाहिए और खुशी अगर हो तभी वो किसी रिश्ते को निभा पाएंगे. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, we'll come back and discuss this in more detail. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. हम बात कर रहे हैं कि मर्द और खवातीन इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स एंडिंग. क्या हम वाकई खवातीन पे एक कदगन लगा देते हैं कि उनके लिए पॉसिबिलिटीज, सॉल्यूशंस, होराइजन्स कम हैं और देयरफॉर वो अपने आप को एक सांचे में फिट करने की कोशिश कर रही होती हैं, एक खास टाइमलाइन को फॉलो करने की कोशिश कर रही होती हैं कि इस एज तक शादी कर लें, इस एज तक उनको अपना घर होना चाहिए, ये रवैये हैं, ये तरीके हैं, जिसमें बेनिफिट्स भी हैं. हमारा कभी कभार जब हम इस हवाले से बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम स्टेटस को या फैमिली सिस्टम को, हमारे रीति रिवाज को चैलेंज कर रहे हैं. लेकिन क्या इन रीति रिवाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बदलना जरूरी है? बिल्कुल सिद्रा, आप सही कह रही हो, काफ़ी कुछ बदलना ज़रूरी है. बिकॉज जो हमारी पिछली जनरेशन या हमारे पेरेंट्स को सूट करती थी डिसीजंस और सिस्टम्स, वो आजकल के बच्चों में, आजकल की औरतों में या मर्दों में वो चीज़ आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते. पहले की रीति रिवाज फ़र्क थे, टाइम ज़्यादा था, लोग के इंटरेक्शंस कम थे. आजकल जैसे यास्मीन ने भी कहा, देयर आर वर्किंग वुमेन एज वेल, उनको घर, वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस भी करनी होती है. सो देयर आर मोर चैलेंजेस फॉर टुडेज वुमेन. सो अंडरस्टैंडिंग, सोसाइटी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जो उनके टाइम पे रेप्लिकेट, जैसे आपने कहा सांचे में एक सर्टेन किस्म की औरत को डाल दिया था कि जब वो उसकी रिलेशनशिप एंड हो तो उसको इस क्राइटेरिया पर आना चाहिए, आजकल वैसे नहीं हो सकता. आजकल आपने ये भी देखा है कि अ लॉट ऑफ यंग वुमेन हु गेट विडोड, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो भी एक रिलेशनशिप खत्म ही है, लेकिन वो फिर उस पहले की तरह उस वक्त इद्दत में गुजारना और ये सब नहीं कर सकती, बिकॉज उन्हें अपने बच्चों को देखना है, उन्हें आगे काम पे जाना है, उन्हें घर संभालना है.
तो इस चीज को समझते हुए आसपास के फैमिलीज को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। हुमैरा, अगर आप ही की बात को मैं यास्मीन की तरफ लेके जाऊं, where did we go so wrong? यानी आप ये जिस तरह हम कहते हैं कि ट्रेडिशनलिस्ट, यास्मीन अक्सर इस चीज को चैलेंज करते हैं कि देखिए जी आपने लड़कियों को पढ़ा लिया, उनको काम करने की आजादी दे दी, तभी दिमाग खराब हो गया, तभी ये स्टेटस को अब चैलेंज कर रही हैं। क्या वाकई आप कहेंगे क्योंकि आगाही और शऊर आया है, दैट इज व्हाई वुमेन हैव स्टार्टेड टू आस्क फॉर चेंजेस, या व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मी और यास्मीन? यास्मीन जी। Okay. I didn't know. जी। Personally, I feel कि ये जो change आया है, this was brought about by our parents. हमारे पेरेंट्स ने अपनी अपनी जिंदगियों में कुछ ना कुछ कमियां देखी, उन्होंने कुछ ज्यादतियां में भी होते हुए देखी, या हमारी माओ ने ये सोचा कि जो जिंदगी मैं नहीं जी सकी वो मेरी बेटी जिए। अच्छा, उन्होंने वो हमें लाइफ तो दी, बट समहाउ एट द सेम टाइम वो उस चेंज को देखने के लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। इट्स द सेम वे हम अपने बच्चों को कंप्यूटर तो लेके देते हैं, आईफोन लेके देते हैं, आईपैड्स लेके देते हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता जब वो उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, राइट? तो हम उस चेंज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, और फिर हम मुंह बना के देख तो लेते हैं, लेकिन जब भी हम बुराइयां करते हैं कि जी हमारे बच्चे तो अब बिल्कुल बोलते हैं, बस आईपैड पे लगे रहते हैं, कार्टून्स देखते रहते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं। सो आई बिलीव कि ये जो प्रोविजंस दी तो हमारे पेरेंट्स ने, बट दे weren't ready to see the change. That's personally how I feel as a psychologist. So आपको लगता है the women and the girls are stuck between the hard place and the rock, हुमैरा? ये तो ये बात हो गई कि पिछली सदी की भी सारी रीति रिवाज लेके चलो, आज की जिम्मेदारियां भी पूरी करो, यानी आज तुम्हें एक एंटरप्राइजिंग सक्सेसफुल प्रोफेशनल भी होना चाहिए, लेकिन घर में रोटी गोल ही हो। ये कब तक चलेगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही कह रही हो। वो एक्सपेक्टेशन लेवल जो है पुरानी नई मिक्स करके कुछ अजीब सी ही चीज बन जाती है, और जब औरत खुद चाहे कि वो अपने तरीके से अपनी रिलेशनशिप जो एंड हुई है उसको लेकर आगे चले, तो वो भी इतना एक्सेप्टिंग नहीं होता। जैसे यास्मीन ने चेंज की भी बात की, चेंज के साथ यू हैव टू बी वेरी एक्सेप्टिंग एज वेल, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके खानदान वाले हो। यू हैव टू ट्रस्ट द अदर पर्सन टू मेक द डिसीजंस करेक्टली, और अगर गलत हो भी गया इट्स ओके। असल में उस गलती, अगेन मैं बार बार ये चीज बहुत शोज के अंदर बोलती हूँ, द फेयर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, हम इस चीज को अवॉइड करने के चक्कर में बिल्कुल ही किसी नई चीज के अंदर एंटर ही नहीं करते कि कहीं गलत ना हो जाए। अगर गलती होती भी है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेशनशिप एंड करती भी, जैसे आपने कहा कि अब ज्यादा पॉजिटिवली लेते हो, लोग आगे निकल भी जाते हैं। अगर वो आगे निकल के उनसे एक गलती हुई भी है लाइफ में, चाहे किसी भी किस्म की हो, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, दैट इज व्हाट मैटर्स, नॉट द गलती। अच्छा, एक जो आप ये भी देखो कि अक्सर लड़कियां और खवातीन आमतौर पे हमारे यहाँ जब रिश्ते बनाए जाते हैं, खुसूसन अगर मंगनी, शादी, निकाह की बात हो, फॉर्मली जब आप फैमिलीज को इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं, तो आप पे बड़ी जिम्मेदारी होती है। यानी अगर उस वक्त आप उस रिश्ते को, यानी एक तो डेथ है ना, बेरीजमेंट की वजह से रिश्ता खत्म हो गया और वो एक शख्स दुनिया से रुखसत हो गया, बट इन अदर सर्कमस्टांसेस अगर आपने डिवोर्स लेनी है, अगर आपने शादी को कॉल ऑफ करना है, अगर आपने मंगनी को तोड़ना है, इसके अंदर ऐसा लगता है एक जिरगा बैठता है। और अगर ग्रीवियंस खातून की है, लड़की की है, तो उसको सबको कन्विंस करना पड़ता है कि उसका इशू रियल है। यास्मीन, इसमें भी हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर एक लड़की कह रही है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस शख्स के साथ निभा सकूंगी, या ये मुझे शादी नहीं करनी है, तो उसको बड़े रिवायती अंदाज में कहा जाता है, क्यों भाई, अच्छा कमाता है, तुम्हारा ध्यान रखता है, फैमिली छोटी है, उसकी इमोशनल नीड्स या कोई और रीजंस को कोई समझने को भी तैयार नहीं होता। यास्मीन, ऐसी लड़कियों को आप क्या रेकमेंड करेंगी? हाउ कैन दे टेल पीपल व्हाट देयर प्रॉब्लम्स आर? Yeah, so I think it's a very appropriate question. I'm glad you asked it for me because I've personally gone through this situation. Like मैंने आज से 9 साल पहले अपनी पसंद से की हुई मंगनी तोड़ी. Like I was engaged to my best friend all throughout school, and फिर 4-5 साल मंगनी रखने के बाद शादी के दिनों के करीब आके मैंने खुद से मंगनी तोड़ी। तो एक लोगों का बड़ा सवाल था, उस टाइम पे मेरी अम्मी जिंदा थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक तुमने ये डिसीजन क्यों लिया, जब तुमसे इतना प्यार करता है तुम्हारा जो है, तुमने किसी का दिल तोड़ा है, कोई तुम्हारा दिल तोड़ेगा। रोजाना ऐसे लोग नहीं आते, Yeah, exactly. So हर तरह से इमोशनली भी, और आपके फ्रेंड्स भी आपको कहते हैं कि वो इतनी अच्छी फैमिली नहीं मिलेगी, कि लाइक चौधरी थे तो कौन इतना ख्याल रखेगा, इतनी अमीर फैमिली नहीं मिलेगी एंड ऑल दैट। लाइक लोग आपको डराने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट बन रही हो, कितनी तनख्वाह होगी, कितनी देर नौकरी कर लूंगी, क्या हो जाएगा, राइट? पर्सनली व्हाट आई डिड वाज
कि अच्छा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपने कोई रैश डिसीजन नहीं लेना। आपने अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो आपने उसको सोच समझ के क्वांटिफाई करके लेना है। एंड जैसे रिलेशनशिप काउंसलिंग के रूल्स भी यही कहते हैं कि पहले आप थोड़ा सा सेपरेशन क्रिएट करें, अलहदा से सोचने का मौका लें, एंड फिर उसके बाद जो है पहले आप ट्रायल सेपरेशन के लिए जाएं एंड देन आप डिवोर्स के लिए जाएं। बजाय कि ये ना हो कि आपके प्रोस एंड कॉन्स जो है वो काउंट नहीं की। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक सर्टेन पॉइंट पे आके सिर्फ ये इमोशनल रिश्ता नहीं रह जाता, ये बहुत ज़्यादा मैकेनिकल बन जाता है कि आपको फाइनेंशियली एक दूसरे की जरूरत है, लॉजिस्टिकली स्पीकिंग एक आपको शायद बच्चे भी इसमें आ जाते हैं इक्वेशन में कि अगर बच्चे हैं उनको लुक आफ्टर कौन करेगा उनकी वेलबींग। बट यास्मीन, इफ आई मे आस्क यू, एंड दिस इज इफ यू वुड लाइक टू ओपन अप एंड टॉक अबाउट इट, क्योंकि आम तौर पे लोगों को वाकई इसको वो पैलेटेबल नहीं मानते, ये हजम नहीं होती उनसे बात कि पसंद की मंगनी थी 2, 3, 4 साल जिसमें बज़ाहिर आपकी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक अच्छी कंपैटिबिलिटी थी, एंड देन यू कॉल्ड इट ऑफ। तो अगर मैं जान सकूं या आप शेयर करना चाहें कि वजह क्या बनी या आपको रेड फ्लैग्स क्या नजर आए कि आपने कहा कि दिस शुड नॉट गो एनी फर्दर? glad you asked me this question because this is super important, like why I broke it off. Because everybody was like, oh, is it physically abusive? तुम्हें मारता है क्या, तुम पे cheat करता है, मतलब क्या करता है? So it was emotional abuse. When we started going out, when we started liking each other, so this person had a great appreciation for my talent. I was in Connect College back then, और सिंगिंग का मुझे शौक था because I'd won a lot of singing competitions. ड्रामेटिक्स का शौक था तो I'd won all Pakistan play competition, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग का शौक था. So I was in the theatrical arts, right? So when we started going out, तो he had a great appreciation for that, for my fashion sense and everything. अच्छा, कुछ अरसे बाद जो है मैंने नोटिस किया कि I had difference आ रहा है. Like first of all, कुछ महीने बाद सबसे पहले तो मेरे घर पे चादर आई कि जी अब चादर लेके लड़की बाहर घर से निकलेगी, अब आया. अच्छा, and I did that by the way. Somebody who wears sleeveless hair. I just want to interject एक छोटी सी बात कि इसमें चादर और उसमें कोई बुराई नहीं है. सिर्फ जो चीज हमें थोड़ा सा इस वक्त एक तरह से पुट ऑफ कर रही है इज बिकॉज यू ट्राइंग टू चेंज द पर्सन. अब ये चेंज किसी तरह का भी हो सकता है. अभी हाल ही में मैं कल एक ड्रामा देख रही थी जिसमें एक बड़ी कंजर्वेटिव लड़की होती है और उसका हस्बैंड उसको ये कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ अगर हाई सोसाइटी में मूव करोगी देन स्टार्ट वेयरिंग क्लोथ्स व्हिच आई लाइक, एंड दे वर वेरी रिवीलिंग क्लोथ्स. तो जब आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल आपको बदला जाए दोनों सूरतों में, चाहे आप उसको मॉडर्न करने का नाम दें या उसको ट्रेडिशनल करने का नाम दें, वो सही नहीं होता. यास्मीन, प्लीज कंटिन्यू. श्योर. अच्छा, स्टेप के ऊपर आके उसकी तरफ से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस थी कि आगे पढ़ाई नहीं करनी है. क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली में नहीं करती है. खुद ही वाज बिकमिंग अ मेडिकल डॉक्टर, लेकिन चौधरी फैमिली से थे तो दे सेड कि आगे नहीं पढ़ना है. तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस थी उसकी साइड से कि एग्जाम्स नहीं देने जाना है, मास्टर्स में आगे एडमिशन नहीं लेना है, हमारे घर की औरतें पढ़ती नहीं है, जब नौकरी नहीं करनी है तो फिर क्या करना है. एंड आई वाज अ वेरी एम्बिशियस वुमन. माय मॉम वर्क, शी हैड अ गवर्नमेंट जॉब, माय सिस्टर्स हैव अ गवर्नमेंट जॉब, Appu, he was in the army. Like so if I may interject, मैं यास्मीन इस पे वापस आऊंगी. मुझे एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है. आपके हुलिये से लेके आपकी एम्बिशन तक, जब आपकी जात की नफी और एक खातून को वो प्रोटेक्शन, वो हिफाजत, वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ना हो कि इस रिलेशनशिप में नहीं हो बल्कि एक कैद में जा रही है जहां उसकी अप्रिसिएशन के बजाय, उसके टैलेंट को उभारने के बजाय उसकी ग्रोथ को रोका जा रहा है. दैट्स व्हेन वुमेन आर नॉट हैप्पी एंड दे विल वॉक अवे फ्रॉम दैट एंड दे शुड. लेकिन इस पे बात करते हैं मजीद डिटेल में एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सोसाइटी के तबके से क्यों ना हो, अगर आप बहुत वेल ऑफ ना हो, मुतवस्सित घराने से हो, किसी भी रिश्ते को हमारे माशरे में खातून के लिए ख़त्म करना मुश्किल होता है. चाहे वो मंगनी ख़त्म करने की बात हो, शादी कॉल ऑफ करने की बात हो या फिर डिवोर्स लेने का मसला हो. मेरा अभी तक तो हम यास्मीन की कहानी सुन रहे थे. व्हाट हैपेंस व्हेन समबडी इज इन द मिडल ऑफ इट. जब सोसाइटल और रिश्तेदारों की, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, लेकिन आपको बतदरीज वक्तन फवक्तन रेड फ्लैग नजर आ रहा है कि दिस इज नॉट फॉर मी. क्या मशवरा होगा आपका उन लड़कियों के लिए? मेरे पास सिद्रा अभी ऐसे कोइंसिडेंटली 2 क्लाइंट्स हैं जो ऐसी रिलेशनशिप्स के थ्रू गुजर रहे हैं. ट्रस्ट में उनकी डिसीजन मेकिंग पावर
इतनी खत्म हो जाती है कि उनको एक छोटी छोटी जिंदगी की डिसीजन लेने में भी मसले होते हैं, बिकॉज वो इतना, जैसे मैंने आपको कहा, बीच कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए होते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो वो कौन सी डिसीजन ठीक ले रहे हैं, कौन सी, मतलब जो उनको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे होते हैं उसके ऊपर भी उनको कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्या ये सही रेड फ्लैग है या ये गलत रेड फ्लैग है, या मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर जजमेंट ना। Yes, आपका इतना क्लाउडी जहन हो जाता है कि जो आप फील कर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है उसमें डिस्कनेक्ट आ जाता है। लोगों से आप जब मदद लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप उसी शख्स से डिस्कस करें या अपनी मदर से डिस्कस करें, तो वो उनकी इंटरप्रिटेशन होती है, नहीं सही हो जाएगा, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। दो चीजें होती है, या तो बहुत ग्लोरिफाइड होता है कि यू नो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, या तो बिल्कुल ही उसको दूसरे स्पेक्ट्रम पे ले जाकर बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं कि नहीं यू राइट, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यू सी इस टाइप के जो ओपिनियंस होते हैं ना, जो परसेप्शंस होते हैं दूसरों के भी, वो जो इस चीज के थ्रू गुजर रहा होता है उसको ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में डालते हैं, तो इसलिए अपनी डिसीजन मेकिंग भी खत्म हो जाती है। एब्सोल्युटली। शॉर्ट ऑन टाइम यास्मीन, आपकी तरफ आते हुए, सो आपने जैसे कहा कि 2-3 सालों में बिफोर द वेडिंग आप पे ये एक्सपोज होना, ये बात बिल्कुल खुलकर आ गई कि दिस पर्सन आपकी ग्रोथ को, आपकी एम्बिशन को किसी तरह कबूल नहीं कर रहा, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करके आपको लिटरली पॉइंट 0 पे ले आया था। उस पॉइंट 0 पे इतनी हिम्मत कैसे इकट्ठे की कि यू कॉल्ड ऑफ द वेडिंग? Go into just a little bit detail कि initially ये हुआ कि trying to change my lifestyle, but then he started interfering a lot. I remember उस ज़माने में हमारे पास Orkut होता था, and मेरा Facebook आया था, that was back in 2007-8, right? तो उसने मेरे वो सारे पासवर्ड्स ले लिए, उसने अगर कोई उसमें मेल फ्रेंड्स थे तो उनके साथ जाके बदतमीजी की, मेरा सोशल सर्कल खत्म किया। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है जी। हेलो, I think we are reconnecting with her. Humaira, if you'd like to take it up from here, कि रेड फ्लैग्स नजर आ रहे होते हैं, और ये अपने आप में बड़ा रेड फ्लैग है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां गलती करती हैं कि once they become formally associated with someone, या तो आपकी मंगनी हो गई, शादी हो गई, तो पासवर्ड्स भी उठा के दे दिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, अपने ऊपर एतमाद किसी का लाने के लिए सब कुछ ही उसके हवाले करना, शुक्र बैंक अकाउंट बता दिया, फलानी चीजें, ये मिस्टेक होती है आपके ख्याल में? सिद्रा, बाउंड्रीज की भी थोड़ी बहुत बात होती है कि अगर आप अपनी बाउंड्रीज भी बना सके और अगले को भी अपनी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करवाएं कि भाई दिस इज माय पर्सनल लाइफ, मैं तुम्हारा पासवर्ड नहीं मांगूंगी, मैं तो मेरा ना मांगो, तो इट्स वेरी फेयर देन। एंड यूजुअली कभी कभार बाय एग्जांपल, लीड बाय एग्जांपल ही करना पड़ता है कि यू सी इफ आई एम नॉट इंट्रूडिंग इन योर लाइफ। एक शादी होने का ये मतलब नहीं कि आप एक दूसरे की जिंदगी को कंप्लीटली खोल के रख दो, कुछ थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ी सी बाउंड्रीज बनानी जरूरी होती है, जिसके अंदर सारी आप ये देखो, बिल्कुल सही कह रही हो हुमैरा। इसमें मुझे लगता है एक एलिमेंट इस बात का भी है कि समवेयर डीप डाउन वी आर फीलिंग वेरी इनसिक्योर। तो शुरू में जब ये एक प्रोटेक्शन का, एक पोजेसिवनेस का कोई इजहार करता है, तो लड़कियों को अच्छा लग रहा होता है, एंड व्हेन दे फॉल इनटू दिस उनको समझ नहीं आता, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, इट्स अ न्यूली फाउंड फीलिंग कि यू नो समबडी इज केयरिंग, और वो आई थिंक मिसकंस्ट्रू हो जाता है थोड़ा सा। जैसे आपने इनसिक्योर बोला, लड़की गर्ल्स माइट बी फीलिंग इनसिक्योर, बट वो एज लव मिसकंस्ट्रू कर लेती हैं। बड़ा अच्छा लगता है एज पोजेसिवनेस मिसकंस्ट्रू कर लेती है कि ही इज वेरी पोजेसिव अबाउट मी, उसको मेरा पासवर्ड चाहिए, यानी ही ट्रस्ट्स मी, ही जस्ट वांट्स मी टू बी सेफ। तो वो फॉर अटेंशन हुमैरा, हमें तवज्जो इतनी कम मिलती है कि पहली दफा अगर कोई इतना ज्यादा आपको स्टडी करने लगे ना कि जी आपने दुपट्टा कैसा लिया है, वो फलाना शख्स तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी कमीज की लंबाई इतनी होनी चाहिए, लगता है बिकॉज किसी ने आपको कभी देखा ही नहीं होता, कभी आपको अटेंशन नहीं दी होती। बिल्कुल। And these are the smaller things in life, you know, the bigger things in life. जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, if I see my relationship as well, इतनी फ्रीडम है कि आपको फिर वो आप चाहे सही करो या गलत भी करो, तो उसके अंदर यू नो जैसे मैंने कहा कि रेक्टिफाई करने का आपको चांस मिलता है और ग्रोथ ज्यादा होती है। तो एक जरूरी नहीं कि अगर आप मियां बीवी हो तो आपको ये छोटी चीजें मैटर करें कि उसने मेरे बालों की कितना बोल दिया, उसने कैसे, आपकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है, जो आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है, वो कितनी हो रही है आपके पार्टनर के साथ, दैट्स द मेन पॉइंट। और उसके अंदर चाहे आपको आखिरी 2 मिनट है हुमैरा, तो बस एक बात करना ये चाहूंगी कि मुझे ये बताएं कि लड़कियों को ये कहा जाता है चूज बिटवीन वन, या तो तुम्हें प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी या फैमिली लाइफ सक्सेस मिलेगी। इसको हम अपने माशरे में कैसे बदल सकते हैं सो दैट वुमेन कैन आल्सो हैव इट ऑल, वो प्रोफेशनली भी ग्रो करें, खुश रहें, और साथ साथ उनकी फैमिली लाइफ भी हैप्पी लाइफ हो, इसके लिए क्या करना चाहिए?
आपने बहुत अच्छी बात की, ग्रोथ वाली बात। एंड सिद्रा, अगर कोई अपने बच्चे को ग्रो करना देखना चाहता है, अपने फैमिली वाले को, वो कभी इसको ये दो ऑप्शंस में, इस कंफ्यूजन में नहीं डालेगा, यू नो, कि आप दोनों में से किसी एक को चूज करो। इट्स ऑलमोस्ट सेइंग या आपका बड़ा बेटा आपका फेवरेट है, आपका छोटा बेटा आपका फेवरेट है, दोनों किसी में से किसी एक को चूज करो। सो आई वुड से कि अगले के ऊपर ये प्रेशर डालने वाली बात है, सही नहीं है ऑप्शंस किसी को देना कि या वर्क या फैमिली। बेहतर आप अगले के लिए अगर इजी ही बना दो, थोड़ा फ्लेक्सिबल देके, ऑप्शंस देके कि ठीक है यू कैन वर्क टू फ्रॉम सो एंड सो टाइम एंड येट बी एट होम एज वेल, कि अगले का पैशन भी बनाता हूं। रिस्पेक्ट द फैक्ट कि एक खातून या एक लड़की भी एक समझदार अल्लाह ताला की मखलूक है, वो भी अशरफुल मखलूकात है, उसको भी पता है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो वो बच्चे मेरी पहली तरजीह, मेरी पहली जिम्मेदारी होंगे। कोई खातून ऐसे नहीं करती कि प्रोफेशनल एम्बिशन में ना अपने घर बार को बिल्कुल छोड़ दे, लेकिन उसके सर पे ये सवालात, ये इश्यूज मुसल्लत करना, उससे कहना कि आज ही जब आप चाय और समोसा लेके इस रिश्ते को देखने आ रही है तभी डिसाइड कर लीजिए कि आगे आपको कुछ नहीं करना, दैट इज रॉन्ग। एंड व्हेन पीपल आर, ये जब स्पेशली गर्ल्स के लिए है जी, बिल्कुल। और ये पेरेंट्स को बल्कि मैं मैसेज दूंगी कि प्लीज फॉर योर डॉटर्स और फॉर योर सन्स, यू नो, ट्रीट देम लाइक ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट, कि पहले उनकी भी कोई ख्वाहिशात है, उनकी भी कोई एम्स है, एस्पिरेशंस है जो आप नहीं कर सकते, या जो जिस तरीके से आपने अपनी जिंदगी गुजारी है। I think it is a blessing in life. हुमैरा बहुत अच्छी बात की, थैंक यू सो मच हुमैरा एंड यास्मीन फॉर बीइंग हियर विद अस, फॉर हैविंग दिस वेरी कैंडिड डिस्कशन, कि जिस तरह आपकी एम्बिशंस हैं उसी तरह दूसरों की भी एम्बिशंस हैं, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। एक इंसान हर साल 6 महीने बाद उसके ख्यालात भी बदलते हैं, उसके पास इतनी ग्रोथ स्पेस होनी चाहिए। एंड आई थिंक ऑल द पावर टू गर्ल्स हु फाउंड द करेज कि वो इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। कॉम्प्रोमाइज से मतलब है अपने आप को तोड़ नहीं रही, अपने आप को मिजरेबल नहीं कर रही, क्योंकि आप शायद 1 साल ये कर पाएंगी, 2 साल बहुत आप महान है, आप 10 साल कर लेंगी, आखिर में आपको परेशानियां, बीमारियां और कड़वाहट घेर लेगी। सो प्लीज बी काइंड टू योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू, टेक डिसीजंस व्हिच आर हैप्पी। वंस अगेन हुमैरा एंड यास्मीन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।